गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? कल हम लोग ने पढ़ा था चीन के बारे में। किसके बारे में? चीन। तो ये है चीन का मैप। मैंने भी इसको बनाया था, तो इससे तो आप वाकिफ हो गए होंगे ये क्या है। तो ये है चीन का मैप। अब यहाँ पे क्या क्या था, फटाफट पहले थोड़ा सा इसको इसके लोकेशन फाइंड आउट कर लेते। ये ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला कौन सा था कंट्री? मंगोलिया। मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। फिर हम बताए थे यहाँ के एरिया को क्या बोलते हैं। जल्दी फटाफट सोच के बताइए, इस एरिया को क्या बोलते हैं? जो हम लोग खाते थे चाउमीन के साथ खाया जाता है, मंचूरिया। ठीक है, मंचूरिया, मंचूरियन खाया जाता है, इसका नाम है मंचूरिया। मंचूरिया। चाइना की 70 to 80% खेती कहाँ होती है? मंचूरिया। तो मतलब मंचूरिया का जो फील्ड है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि पर्याप्त है, या फिर एक तरह से कर सकते हैं कि जो मंचूरिया का फील्ड है वो पूरी तरह सक्षम है खेती के लिए। और चाइना का 70 से 80% खेती मंचूरिया में होती है। फिर ये वाला एरिया क्या है जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये वो है हान चाइना। क्या है? हान। हान हान चाइना। मैंने बताया था कि पूरे चाइना का केवल 30% भाग, यानी सिर्फ इतना भाग, ये थोड़ा मंचूरिया हान, केवल 30% भाग है जो लिविंग के लिए मतलब महत्वपूर्ण है, या फिर जहाँ पे लिविंग संभव है। बाकी इसका जो भाग है, बाकी इसका जो 60% या 70% भाग है वो पूरा का पूरा क्या है? डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल है। वहाँ पे सिर्फ आपको बालू, मिट्टी, ये सब देखने को मिलेंगे। वहाँ पे लिविंग संभव नहीं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं रहते। अब इसकी चाइना की कुछ ट्राइब्स, जनजाति हैं, रहती ही होंगी, लेकिन जो उसका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब इफ यू टॉक अबाउट दैट 70 to 90% पॉपुलेशन लिव इन हान चाइना एंड मंचूरिया। तो मतलब इस एरिया में, ईस्टर्न साइड में चाइना की 70 to 90% पॉपुलेशन रहती है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर कुछ यहाँ रहती है, कुछ यहाँ पे तिब्बत में रहती है, कुछ गोबी मरुस्थल हो गए, गोबी डेजर्ट हो गए, तो यहाँ रहती है। ये हो गया हान चाइना। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ एकदम ईस्ट में, एकदम कोने में चाइना की सबसे बड़ी सिटी है। क्या नाम है? सबसे बड़ी सिटी वैसे चाइना की यहाँ पे बीजिंग है। देखिए यहाँ पे बीजिंग है। यहाँ पे क्या है? बीजिंग। बीजिंग क्या है? तो चाइना की राजधानी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और बीजिंग से ही हल्का सा नीचे यहाँ पे आएंगे तो क्या है? यहाँ पे है वुहान शहर। वही वुहान जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वही वुहान जहाँ से एक ऐसे वायरस की शुरुआत हुई थी जो आज पूरे देश में फैल गया। आपको पता है कोरोना का एक बात पता है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कि अगर पूरे वर्ल्ड के कोरोना को हम लोग इकट्ठा कर ले, उसको ऐड कर ले, तो वो सिर्फ 1 चम्मच बराबर कोरोना है। सिर्फ 1 चम्मच बराबर वायरस है। पूरे वर्ल्ड का वायरस को हम लोग अगर ऐड कर ले, उसके बाद भी सिर्फ 1 स्पून वायरस है। और वो 1 स्पून वायरस आज पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दिया है। बीजिंग, ये क्या हो गया? वुहान शहर। और ये चाइना के ईस्ट में ये क्या है? तो ये है संघाई। क्या है? संघाई। मैंने बताया था संघाई किस लिए फेमस है। संघाई किस लिए फेमस है? संघाई को चाइना का क्या बोला जाता है? तो संघाई को चाइना का मैनचेस्टर बोला जाता है। संघाई को चाइना का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैंने बताया था मैनचेस्टर क्या होता है? जहाँ पे कॉटन, जहाँ पे टेक्सटाइल्स, आयरन्स की इंडस्ट्री होती है, उसको मैनचेस्टर बोला जाता है। अगर रियल का मैनचेस्टर देखें तो वो कहाँ? तो वो यूरोप में है। यूरोप, एशिया के इधर यूरोप है, तो यूरोप में है मैनचेस्टर। लेकिन हर कंट्री का अलग अलग उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, यूरोप के थे, ठीक है। लेकिन भारत में भी कालिदास को बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अफ्रीका में ड्यूरोडो एंथ्रेसिस को बोला जाता है, अफ्रीका का शेक्सपियर तो ड्यूरोडो एंथ्रेसिस। अपने भारत के कालिदास हो गए। तो उसी हिसाब से जहाँ से जो फेमस रहता है उसके हिसाब से हर देश में उसका हो जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से संघाई क्या है? चाइना का मैनचेस्टर है। अपने भारत का मैनचेस्टर भी पूछा जाता है तो वो है बेंगलोर में। जी, बेंगलोर में है भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यानी कि कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन की इंडस्ट्री, यहाँ पे टेक्सटाइल, आयरन के
टेक्सटाइल आयरन का मैन्युफैक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर एंड शंघाई। और आपको एक चीज़ जान के और हैरानी की मैनचेस्टर स्टेडियम भी है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर स्टेडियम भी है। तो शंघाई को क्या बोलते हैं, चाइना का मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई को। फिर यहाँ क्या आते हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं ये पूरा मरुस्थल इलाका, मतलब पूरा डेजर्ट है, शिनजियांग, शिनजियांग प्रदेश, शिनजियांग प्रदेश। यहाँ पे कौन रहता था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूगर मुस्लिम रहते थे। तो क्या किया गया, चाइना वाले मतलब कि यूगर मुस्लिम यहाँ पे रहते थे। फिर क्या हुआ, चाइना वाले जो आतंकवादी या फिर चाइना के लोग क्या किए, यहाँ पे घुस के इतना मार मारे, बड़ी मार मारी, इतनी मार मारे कि यहाँ से कुछ लोग ईरान, कुछ लोग तेहरान, बगदाद, इराक, कुछ लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ भाग गए सब। और यहाँ पूरा जो है चाइना हो गया। देखिए चाइना की अगर ऑफिशियल धर्म की बात करें तो चाइना का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे 30 to 35% बुद्धिज्म पाया जाता है, बुद्ध पाया जाता है। और वैसे चाइना का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं। अब आप अपने दिमाग में सोचिए, आज चाइना भारत को आंख दिखा रहा है, आज चाइना भारत से भारत और चाइना का एक हमें 36 का आंकड़ा चल रहा है। अगर चाइना में बौद्ध धर्म की अधिकता रहती या फिर अगर ऑफिशियल धर्म बौद्ध धर्म रहता चाइना का, तो क्या चाइना भारत से लड़ता? नहीं लड़ता यार। बुद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार के कुशीनगर, बिहार से शुरू हुई थी ना, बिहार से शुरू हुई थी ना। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म कहाँ से शुरू हुए? बिहार से शुरू हुआ। बिहार कहाँ है? बिहार जो है हमारे भारत में। तो अगर चाइना में बुद्धिज्म का वर्चस्व रहता, बुद्धिज्म धर्म रहती, तो चाइना कभी ऐसे भारत को आंख नहीं दिखाता। चाइना कभी ऐसे नहीं बोलता कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर सियाचिन नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह क्या है, इनका है, ऐसा बोलता चाइना? ऐसा कोई भी दलील या ऐसा कोई भी चीज़ प्रस्ताव रखता नहीं रखता। इसलिए चाइना की कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। हाँ अगर देखा जाए तो 30 से 35% यहाँ बुद्धिज्म पाए जाते हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो 80% चाइनीज नास्तिक हैं, ये धर्म नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। अरे यार ये सब खाते, ये तो कोरोना छोटा, वरना ये लोग ये भी खा लेते। इसलिए ना धर्म और कुछ नहीं मानते। 20 से 25% यहाँ बुद्धिज्म धर्म है, और भी बस नाम का है। तो ये चाइना के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। अब आज कल मैंने ये सब बता दिया, बस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आज की क्लास लंबी नहीं होगी। आज बस हम लोग चाइना का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे कि चाइना, तो सबसे पहले चाइना का बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, सन ऑफ चाइना। चाइना को क्या बोलते हैं? एशिया का मरीज बोलते हैं ना, सन ऑफ चाइना। चाइना का बेटा कौन है? तो चाइना का बेटा है पाकिस्तान, जिसको चाइना ने गोद लिया है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ऐसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत हो गया। फिर यहाँ पे आता है ये पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या आता है? पाकिस्तान आता है। आपको खुद दिखाते हैं मैप में। ये चाइना है, भारत है, ये देखिए ये रहा पाकिस्तान। ये चाइना का बेटा है पाकिस्तान, चाइना ने इनको गोद लिया है। अब आपको हम ये कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे कि चाइना ने इनको गोद कैसे लिया। तो पहले कुछ और चीज़ भी जान लीजिए। चाइना, देखिए ये चाइना के दो सबसे बड़े शहर और भी हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हांगकांग है, यहाँ पे हनोन है। ये हांगकांग को पहले किसका राज था? तो ये हांगकांग और हनोन कहाँ पे है? तो ये चाइना के साउथ में। ये कहाँ है? चाइना के साउथ में। और हांगकांग और हनोन पे पहले हांगकांग पे ब्रिटिश का राज था, ठीक है। हांगकांग पे क्या था? पहले ब्रिटिश का राज था। तो फिर चाइना ने ब्रिटिश से उसको खरीदा, तो ब्रिटिश ने उसको ये मतलब बोला, हांगकांग वाले मतलब चाइना से विलय नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाह रहे थे। तो ब्रिटिश ने आश्वासन दिया कि आपकी जो भी यहाँ पे रूल है, कायदे का कानून है, वो 50 साल तक चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 1997 में चाइना ने हांगकांग को ब्रिटिश से खरीदा, यानी कब्जा किया। और चाइना ने वहाँ के नागरिकों को यह आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, हमारे देश आपके ऊपर हावी नहीं होगा, अपना कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान नहीं थोपेगा। तो कब खरीदा गया था? 1997 में, ठीक है। अब देखिए ये चाइना है, चाइना पे भरोसा करना
मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब इन्होंने हांगकांग वाले तो खुश हो गए, अरे चलो चाइना मतलब बहुत अच्छा हो गया, भारत तो खामखा उससे लड़ता है, खामखा उसको बारे में गलत सलत बोलता है, चाइना तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। हांगकांग वाले मिला लिए हाथ की, हाँ हम भी चाइना के साथ हैं। 1997 कितने साल का हुआ था साइन? 50 साल का साइन हुआ था ना कि 50 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे। आज है 2020, 21 है, लेकिन 2020 में चाइना ने यहाँ पे पहला चेंज लाया। यहाँ पे जो लोग इलेक्ट होके अपने से सरकार बनाते थे वो हट गया, इसको पूरी तरह चाइना में मिला दिया गया और हांगकांग को मात्र केवल एक सिटी का दर्जा मिला 2020 में। अब समझ जाइए 1997 से 2020, जबकि 50 साल बोला गया था, मतलब कि कब आता तो 2097 से फिर 17, 2017, 27, 37, 47, 57 गया था ना, नहीं 57, 47 आता, सॉरी 7, 17, 47, 2047 तक हांगकांग को एक विशेष कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे राज्य का दर्जा जैसे जम्मू कश्मीर को था तो 370 हटा दिया उस हिसाब से। लेकिन चाइना क्या किया 2020 में कहा हटाओ यार, कितना साल, बहुत साल हो गया, ब्रिटिश भी भुला गई, अब थोड़ी ना आएगी हमसे यूरोप या फ्रांस वाले लड़ने, आएंगे भी तो हम भी देख लेंगे, मेरे पास भी परमाणु है, एक उड़ा देंगे। तो क्या किया ये 2020 में ही क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल में बदलाव करने लगा, जिससे हांगकांग वाले परेशान हो गए। और हांगकांग वाले परेशान होके जो हांगकांग, अब देखिए नागरिक है, नागरिक परेशान होके करेगा क्या, जिसका घर जमीन है तो वो परेशान होके करेगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परेशानी झेलेगा, उनके यहाँ पे हाँ मिलाएगा। लेकिन वहाँ पे जो बाहर से लोग बसे थे, हांगकांग बहुत डेवलप कंट्री था, अभी भी है, लेकिन हांगकांग उससे बहुत डेवलप कंट्री था, मतलब इतने सारे इंडस्ट्री हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ हांगकांग में खुले थे। अब हांगकांग वाले तो जो ना लोकल नागरिक हैं वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं, उनको भैया सहना ही सहना, वो तो अपना थोड़ी ना जमीन जायदाद घर बार छोड़ के जाएंगे। लेकिन जो कंपनियां वहाँ से आई थी हांगकांग में अपना पैसे जो है कमाने अपने, तो वो सबको तो ऐतराज होने लगा कि नहीं भैया हम लोग अपने हिसाब से रह रहे थे, लेकिन ये चाइना का सी जिनपिंग हुआ पगलाया है, ये करा कि ये करो वो करो, तो हम लोग को यहाँ नहीं रहना। तो उन्होंने हांगकांग वालों से हाथ जोड़ा कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अब हमें नहीं रहना है, नमस्ते। हांगकांग वाले फ्लाइट में बैठे, इंडस्ट्री ले के निकले। अब यहाँ पे भारत की एक गलती हो गई कि अगर भारत यहाँ पे है, देखिए ये भारत है ना, ठीक है ये भारत है, मान लीजिए यहाँ पे भारत का आता है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, यार यहीं पे अगर भारत वाली हांगकांग को यहीं कहीं शरण दे दी, यहाँ छोड़ो, यहाँ पे अंडमान निकोबार है भारत का। चंद्रशेखर आजाद को ये जापान ने गिफ्ट दिया था, पहले इसका नाम था शहीद और ऐसे करके कुछ था, तो अंडमान निकोबार पे इनको जगह दे दिए होते, लेकिन नहीं, उस समय भारत के मतलब इतना दिमाग नहीं था, इतना नहीं उन लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ रहे थे। ये हांगकांग वाले जाके चले गए कहाँ, तो ये लोग चले गए यूएई में, यूएई यानी अबू धाबी। अबू धाबी पूरा रेगिस्तान, 90-80% वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट, बालू बालू बालू, वहाँ आदमी ना चाहते हुए भी 10 किलो बालू खा लेता है, इतना रेगिस्तान वहाँ पे, बस पेट्रोल और बालू बालू। लेकिन आज देखिए यूएई के बारे में देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके आज जाइए, आज आप घूम के आइए, आपको पता चलेगा सबसे डेवलप कंट्री हो गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हांगकांग वाले जब यहाँ से भागे तो यूएई जो है ऐसे खड़ा था, बहरमा खड़ा था, देखिए हांगकांग वाले जा रहे हैं यूएई का, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो लोग बताएं कि सर अरे भैया हम लोग क्या करें, चाइना से परेशान हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने वापस वहाँ पे ब्रिटेन के पास। तो अरे ब्रिटेन के पास जाके उतना खर्चा क्या कर लगाओ, मेरे यहाँ में बहुत जगह है, रेगिस्तान है, सब हटाओ, बालू मिट्टी हटाओ, यहीं पे लगाओ सब इंडस्ट्री। तो लोग भी सोचे यार उतना दूर जाने से बढ़िया यहीं लगा लेते, अच्छी बात है। तो बस हांगकांग वाले यूएई से हाथ मिलाएं और हांगकांग की सारी इंडस्ट्री यूएई में जो सेटल हो गई, और आज यूएई इकोनॉमिकली सबसे ऊपर कंट्री हो गया। इतना छोटा सा कंट्री है, रुकिए हम आपको दिखा देते, वैसे जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए ये यूएई है, इसमें दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये यूएई है, देख लीजिए ये है यूएई, ये सऊदी अरब के राइट साइड में है यूएई, अबू धाबी, यूएई अबू धाबी। तो यहाँ पे सब चले गए। अब भैया ये डेवलप हो गया, यहीं यूएई पे ये बुर्ज खलीफा 183 कितने मंजिला की बिल्डिंग है वहाँ पे यूएई में। और यूएई में जो बुर्ज खलीफा उसको किसने बनवाया है? सैमसंग की कंपनी ने। सैमसंग वही जो मोबाइल बनाता, साउथ कोरिया की कंपनी, उसी ने बुर्ज खलीफा बनवाया है, ठीक है।
तो चली गई यहाँ। अब यही भारत से गलती हो गई, चाहता तो यहाँ पे अंडमान निकोबार दे दे। अंडमान निकोबार के ऊपर एकदम ऊपर एक छोटा सा आइसलैंड है, कोको आइसलैंड नाम है उसका, कोको आइसलैंड। चाहता तो उसको वहाँ भी दे सकता था, लेकिन इस समय वो कोको आइसलैंड किसको दिए थे? म्यांमार को दिए थे। म्यांमार क्या कहा कि हमें कोको आइसलैंड चाहिए, तो इंडिया का ठीक है भैया ले लो कोको आइसलैंड। अब म्यांमार इतना दोगला निकला, कोको आइसलैंड लेके पता है किसको दे दिया, किसको बेच दिया? चाइना को। तो आज अंडमान और निकोबार के एकदम ऊपर जो कोको आइसलैंड है ना, वो चाइना का है। लेकिन आज भी हमारी सरकार इतना, मतलब उनके पास आज भी हमारी सरकार के पास इतना पावर नहीं है, या फिर इतना उतनी रणनीति नहीं है कि वो अपने अंडमान निकोबार का, जिसको जापान ने गिफ्ट दिया था, अपने अंडमान निकोबार के ऊपर का आइसलैंड, कोको आइसलैंड, उसको ये लोग नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपनी सरकार को, जबकि यार ये अपना है। चाइना यहाँ पे अपनी जो है नौसेना, वायुसेना, मतलब अपनी सेना का अड्डा रखा है कोको आइसलैंड पे भारत के। ये लोगों को सिर्फ साफ बोलना चाहिए, तुम म्यांमार, तुम इसको चाइना से उलझो ही मत ना यार, तुम क्यों चाइना से उलझ रहे हो? तुम म्यांमार को बोलो हमने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, तुम नहीं दोगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हारे पे परमाणु बम फोड़ देंगे, इतना छोटे से तुम उधर ही आ जाओगे। लेकिन अरे जब तो ये चाइना है, जब आपको भी आगे पढ़ाएंगे श्रीलंका के एकदम नीचे, ये श्रीलंका है, ये ऐसे श्रीलंका है, ये होता है एलिफेंटा पास, ऊपर ये होता है, ऊपर को जाफना बोलते हैं ऊपर वाले साइड को, नीचे वाले को मेन श्रीलंका। यहाँ पे एक बंदरगाह था, हम्बनटोटा एयरपोर्ट था, वाटर पोर्ट था, हम्बनटोटा बंदरगाह था, हम्बनटोटा। उस पर की कौन आया था? अमेरिका आ गया था। श्रीलंका क्या हुआ था? श्रीलंका इकोनॉमिकली बहुत खराब होते जा रहा था, एकदम खचरा होते जा रहा था। तो क्या हुआ कि अमेरिका वाले बोले कि तुम हमें हम्बनटोटा बंदरगाह दे दो, हम तुम्हें उसके बदले किराया देंगे। तो भैया इनको तो लेना था, अब पैसा, इनको मेन बात है श्रीलंका को पैसा चाहिए, चाहे जैसे। हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया अमेरिका। अमेरिका क्यों लिया था हम्बनटोटा बंदरगाह? भारत के नीचे है ना, तो यहाँ से वो चाइना पे भी नजर रखता सकता था, और ऊपर रूस पे भी। आपको बताया था अमेरिका रूस का एक कोल्ड वॉर चलता रहता, हमेशा आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन दूसरों को लड़ाएंगे। अब रूस क्या किया? अब रूस घबरा गया, तो रूस क्या किया? फोन किया, फोन घुमाया इंडिया में, हेलो, इंडिया में फोन घुमाया, हेलो। तो इंडिया वाले उठा, हाँ क्या हुआ? अरे जो तुम्हारी नीचे श्रीलंका में नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह है, वो श्रीलंका अमेरिका को दे दिया है, अब अमेरिका यहाँ पे आके जो उत्पाद मचाएगा। तो इंडिया वाले कहा अच्छा ऐसी बात है। तो इंडिया वाले उस समय पीएम पता है कौन थे? उस समय पीएम थे राजीव गांधी, राजीव गांधी उस समय पीएम थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने कहा अच्छा ये बात है, अभी बताते हैं। फिर राजीव गांधी तमिलनाडु गए। तमिलनाडु का एक संगठन था जिसका नाम था LTT, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। ये LTT क्या था? एक संगठन था तमिलनाडु का। तो ये सब घुस गए, इनको बोला तुम घुस जाओ श्रीलंका में, और इस श्रीलंका में इतना उत्पाद मचा दो कि अमेरिका को भागना पड़े। तो ये लोग क्या किया? LTT वाले श्रीलंका में घुस के इतनी मार मारे वहाँ के लोगों को कि वहाँ के शासक सब डर के जो है आए, हाथ जोड़ के पूछने लगे, रे भैया क्या हुआ, आप लोग मार क्यों रहे हैं? तो कहा कि अमेरिका, कहा LTT वाले कि भारत रशिया दोस्त हैं, रशिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका। तुमने अमेरिका को शरण क्यों दिया हम्बनटोटा बंदरगाह पे? अब तुम तब तक पिटते रहोगे जब तक हम्बनटोटा बंदरगाह से एक सिंगल व्यक्ति भी अमेरिका का ना चला जाए। अब श्रीलंका वाले दौड़ते हुए गए कि अमेरिका जी आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके एक हम्बनटोटा बंदरगाह के चक्कर में हमारी पूरी जो है फौज मरा जाएगी, पूरी जनता को जो है वो सब उठाना पड़ेगा। तब अमेरिका कहा, मुंह अमेरिका का बन गया, और अमेरिका यहाँ से वापस चला गया अपने कहा नॉर्थ अमेरिका में। फिर अमेरिका गुस्सा गया, अमेरिका भारत से उस समय गुस्सा गया था, और भारत से बहुत बड़ी उसकी दुश्मनी हो गई थी। फिर LTT वाले क्या किए? श्रीलंका में उत्पाद में जाके जब हो गया तो वापस आ गया भारत में। अब आप बताइए, भारत में वापस आए तो उनको क्या कह दिया गया? उनको आतंकवाद का एक जो है नाम दिया गया कि ये आतंकवाद थे, भारत के आतंकवाद थे। अब भारत ऐसा सह नहीं पाया, तो भारत क्या किया? LTT वालों को मरवा दिया। तो LTT वाले ही जो है, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी ना, वो LTT वालों ने ही फिर राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। तो ये था। तो सोचिए, रशिया अमेरिका की लड़ाई, रशिया का कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं,
अमेरिका का कुछ खोया नहीं खोया यार, हमने टोटा लिया था वापस चला गया, पैसा ले लिया, कुछ खोया नहीं। भारत का कुछ खोया, श्रीलंका का कुछ खोया, खोया ना, उसके आदमी गए। भारत का कुछ खोया, भारत के एलटीटी वाले भी गए, साथ में उस समय के पीएम भी चले गए, उस समय के वहाँ के पीएम को खोना पड़ा भारत को। तो ये होता है कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध। इसमें लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने छोटे मोटे जो अपने दोस्त यार बंधु उनको लड़वाएंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। और माई गारंटी, आप अभी भी जाके कहीं भी किसी भी न्यूज़ में देखिए, कभी नहीं बोलेगा कि अमेरिका ने रशिया को मारा, रशिया ने अमेरिका को मारा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया ना एलटीटी का कॉन्सेप्ट। तो वही यूएई क्या किए, फिर ये अत्याचार करने लगे थे सब हांगकांग को, तो हांगकांग वाले भाग गए। उस समय भारत मतलब इतना, अब जो भी हो, देखिए अभी हम लोग यहाँ खड़े होके हिस्ट्री में जाके लोगों की कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। उनके हर चीज हो चुके हैं, अभी अगर हो चुके हैं ना, तो उसमें हम लोग कोई भी उनकी गलती निकाल सकते हैं। आज कोई बोले कि आप मोदी जी या फिर योगी जी की गलती निकालिए, तो अभी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि वो लोग अभी शासन कर रहे हैं। शासन इन द सेंस अभी वो लोग पावर में है, अभी वो लोग पता नहीं अगले दिन क्या कर दे, अगले दिन क्या कर दे नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो लोग फिर शासन से जब अपने निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, 8 साल 10 साल बाद जब हमारे बच्चे पोते लोग होंगे, तो वो लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे, तब वो लोग बता सकते हैं कि हाँ मोदी जी यहाँ गलत थे, योगी जी यहाँ। आज हम लोग इंस्टेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सही था कोई गलत। तो उस समय भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जैसे सॉफ्ट रणनीति थी, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, वो भी मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं करते थे, तो ये सब उनकी सॉफ्ट रणनीति थी ना, तो उस समय लोगों को ठीक लग रहा था, उस समय ठीक चल रहा था। लेकिन आज हम लोग को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे इनको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अंडमान निकोबार भैया अपना है, शहीद और स्वराज द्वीप, हाँ याद आ गया, जापान वाले ने चंद्रशेखर आजाद को दिया था शहीद, एक का नाम रखा था शहीद द्वीप, आजाद द्वीप, ये 2 द्वीप रखा था, अंडमान निकोबार नाम अब हो गया। इसके ऊपर एकदम कोको आइलैंड है, जिसको म्यांमार ने ऐसे मांगा, तो भारत ने कहा चलो ठीक है तुम ले लो, तुम हमें वो दे देना, क्या बोलते हैं, उसके बदले तुम हमें वो देते रहना, उसके जो है पैसे, मतलब रेंट, मतलब खर्चे किराए देते रहो। तो म्यांमार कहा ठीक है हम दे देते हैं। अब म्यांमार क्या किया, अब म्यांमार उसको बेच दिया चाइना को। सोचिए, म्यांमार उसको चाइना को बेच दिया, अब चाइना क्या करा, म्यांमार को रेंट दे रहा है, और म्यांमार सीधे पीछे हाथ कर लिया कि हमें क्या बताओ, तो चाइना मुझसे कब्जिया लिया। अब हमारे देश की रणनीति मतलब इतनी सॉफ्ट है कि अपने अंडमान निकोबार यार जो हम लोग को गिफ्ट मिला था, हम लोग की बहादुरी की वजह से, उसका ऊपर का आइलैंड है कोको आइलैंड, लेकिन हाँ उसको भी हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, चाइना वहाँ भी कब्जा किया है। तो यही सब चाइना की, देखिए चाइना की रणनीति आपको बताएं, चाइना की रणनीति है, आप चाइना को 100 रुपये दिए, अब आप 10 दिन बाद जा रहे हैं चाइना से 100 रुपये मांगने, तो चाइना आपको 100 रुपये नहीं देगा, उल्टा आप पे इल्जाम देगा पहले तुम मेरा 1000 रुपये दो तब हम तुम्हारा 100 रुपये दें। तो वो कहेगा कैसा 1000, तो कहेगा नहीं तुम मेरा 1000 दो तभी हम 100 देंगे। तो फिर उसी में बहस लड़ाई हो जाती है, बहस लड़ाई होने के बाद ये सब मुद्दा यूएन में चला जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संस्था है जहाँ पे कोई भी चीज़ जाती है तो पूरी तरह से खराब हो जाती है। पाकिस्तान पीओके वाली जो पीओके का जो था, जो पीओके का बवाल था, वो भी यूनाइटेड नेशन में गया था। 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, तो 1947 में 48 में पीओके का हुआ वो बवाल, तो उसको ले गए यूएन में। जवाहरलाल नेहरू सोचे कि ये भैया नया बना है, हो सकता है हम लोग के काम आ जाए, लेकिन उसको यूएन में ले गए और कुछ हुआ नहीं, आज तक मामला वहीं का वही है। तो यूनाइटेड नेशन और आजकल एसएससी दोनों एक जैसी हो गई है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपका कोई काम नहीं होगा, उल्टा सब खराब हो जाएगा। जैसे इस समय एसएससी भी देख लीजिए, तो वही यूनाइटेड नेशन में वो लोग चले गए, सब खराब। तो ये वही होता है, चाइना का था तुम मेरा 1000 रुपये निकालो, तो हम लोग बोलेंगे नहीं पहले तुम मेरा 100 तो निकालो, हम कहाँ 1000 लिए, वो 1000 के लिए लड़ा, जबकि हम लोग 1000 दिया नहीं, बल्कि हम लोग का 100 रुपये लेके बैठा है। फिर ये मामला यूएन में चला जाता है, यूएन वाले उस चीज़ को इतना खराब कर देते हैं कि जो है ना में हम लोग का 100 रुपये मिल पाता, उसका तो 1000 रुपये था ही नहीं। फिर हम लोग खुद ही शांत हो जाते, ठीक है तुम 100 रुपये रखो हम चलते हैं, तो उसको तो फायदा हुआ ना 100 रुपये का, हम लोग कहाँ 1000 था। वही चीज़ है जब यहाँ पे ये भारत के यहाँ पे अक्साई चीन, ये अक्साई चीन पे जब कब्जा किए ना, अक्साई चीन के अंदर घुस रहा है, अक्साई चीन के अंदर घुस रहा है कि जो लोग हैं वो अक्साई चीन पे ना लड़े, अक्साई चीन के इधर के लिए लड़े कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा, कि लोग अक्साई चीन भूल जाए। इसीलिए वही ना, ये अक्साई चीन 100 रुपये है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 1000 रुपये है।
अगर तुम कहोगे कि अक्साई चीन मेरा, तो पहले ही कर दिया था, पहले तुम मेरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तो लौटाओ। अब यही चीज़ यूएन में जाएगी, अब यही चीज़ यूएन में जाएगी, तो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश को थोड़ी ना चाहिए वो, तो इसको बचाने के लिए ये दोनों को 1000 रुपये बनाया है ना। तो यूएन कहेंगे तो फिर ये लोग, फिर भारतीय, हम लोग की ऐसी संस्कृति है कि चलो ठीक है यार तुम ले जाओ, लड़ाई झगड़ा कम कर। तो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम तो पहले ही से हम लोग का था, इस या चीन, अक्साई चीन ले गया। तो यही है चाइना की रणनीति। चाइना बहुत खराब देश है। बहुत खराब देश है चाइना। सिंजियांग प्रदेश है, कौन है सिंजियांग प्रदेश है? यहाँ पे वो है चाइना का द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। चाइना में 2 नदी बहती है, या तो हांगटी सिक्यांग और एक यांगसी नदी। एक हांगटी सिक्यांग, एक यांगसी नदी। जो यांगसी नदी है वो चाइना के साथ साथ एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो कि चाइना में बहती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी तो कौन है, तो यांगसी नदी है, जो कि चाइना में पूछती है। और पूछा था वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है, जो कहाँ से बहती है, जो अफ्रीका से बहती है। अफ्रीका में बहते बहते इजिप्ट जाती है, इजिप्ट के बाद पहले देखिए नीचे से वहाँ पे एक सागर है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील, वहाँ से निकलती है कौन, सुपीरियर झील से निकलती है श्वेत नील यानी वाइट नील, और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो निकलती है युगांडा से ब्लू नील। फिर वो दोनों आगे जाते जाते सूडान है, अफ्रीका में पढ़ाएंगे, वहाँ क्या सूडान का कैपिटल है खार्तूम, वहाँ पे जाके वो दोनों नीलें मिल के फिर आगे चली जाती हैं, और फिर जाते जाते आगे जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर वही यूरोप अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, जो यूरोप अफ्रीका को डिवाइड करता है। तो ये हो गई भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में नील गिर जाती है। तो अगर पूछो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी। पर एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी तो यांगसी। और भारत की पूछे तो देखिए ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, वो ऊपर से आती है, वो चाइना के तिब्बत से आती है। मानसरोवर लेक तिब्बत कैलाश पर्वत के पीछे से आती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है द गंगा। कौन है, द गंगा। तो ये हो गई एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। और इसकी एक और नदी है जिसका नाम है मैकांग रिवर। ये मैकांग रिवर चाइना से होते हुए यहाँ पे जाता है, भी थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होके जाता है। यहीं पे एक आता है थ्री टैंगल विवाद आता है, वही हांगसो नदी के कारण आता है, थ्री टैंगल विवाद आता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप यहीं देखें तो यहाँ तिब्बत का पठार है। 1959 में कब्जा किया था चाइना ने। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, दलाई लामा। रुके हम आपको दिखाते हैं। ये हैं दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु थे और तिब्बत के प्रधानमंत्री थे। तो जब चाइना को लगने लगा कि अब मतलब धर्म ज़्यादा फैल रहा, तो इसने तिब्बत में घुस के इतनी मार मारा, बड़ी मार मारा, सबको इतनी मार मारा कि सब हाथ जोड़ के चाइना को अपना लिए कि हम सब नास्तिक हैं। और दलाई लामा तो कैसा भाग गए, नहीं तो ये भी कुछ आ गए होते उसमें, ये भी भाग के आगे वहीं पे उत्तराखंड में। फिर उसके बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, जिसमें उसने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। ठीक है, अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। चाइना के 2 डेजर्ट के नाम बता ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए तिब्बत है, तिब्बत के पास यहाँ पे कैलाश पर्वत है, यहीं से सारी देखिए सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब अधिकतर नदी क्या है, यही मानसरोवर जो है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील है यही तिब्बत के पास, यहीं से निकलती है सारी नदियाँ। यहीं चाइना के मानसरोवर झील से क्या होती हैं, तो सारी नदियाँ निकलती हैं। फिर उसके बाद आता है ये हम आपको उस दिन बताया था ना, ये गोबी डेजर्ट है, ये टकला मकान डेजर्ट। ये गोबी डेजर्ट क्या, ठंडा डेजर्ट। देखिए जो मरुस्थल होते हैं वो 2 टाइप के मरुस्थल होते हैं। ठीक है, एक ठंडा डेजर्ट, एक गर्म डेजर्ट। एक देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, सबसे बड़ा डेजर्ट। तो ऑप्शन में जो है
लोग आंख बंद करके लगा देते हैं। कौन डेजर्ट? सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। मॉरिटोनिया जो कि किसको कवर करता है? तो वेस्टर्न सहारा को कवर करता है। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, फिर लीबिया, फिर उसके बाद मिस्र, फिर नीचे सूडान, साउथ सूडान, मॉरिटोनिया, माली, ये सब चीज़ों को मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, ये सब चीज़ों को कवर करता है। इतने पूरे कंट्री में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? तो लोग कहते हैं सहारा डेजर्ट, लेकिन हम आपको बताएं जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वही कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। बट जबकि एक्चुअल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है पता है? अंटार्कटिका। अब आप कहेंगे ये का बोल दिया, अंटार्कटिका तो नीचे कॉन्टिनेंट है। तो हाँ, जो डेजर्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठंडा डेजर्ट, गर्म डेजर्ट। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, अगर उसमें सहारा डेजर्ट देता है ऑप्शन में, अंटार्कटिका भी देता है, तो आपको अंटार्कटिका लगाना होगा। अगर आप लोग सहारा लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे यार हम तो सहारा लगाए फिर भी गलत हो गया, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, लोग सही से चेक नहीं करते, ये वो, तो गलत तो होना ही है। जब अगर अंटार्कटिका दिया रहे तो आपको अंटार्कटिका लगाना, अंटार्कटिका ना दिया रहे तब आप सहारा लगा सकते। देखिए अंटार्कटिका क्या है? पूरी तरह बर्फ है, पूरी तरह बर्फ है। तो बर्फ यानी वही डेजर्ट यार, ठंडा डेजर्ट। इसलिए डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, गर्म डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट। ठीक है, तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है और सेकंड पे कौन है? सहारा। लेकिन अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं दिया तो एज यूजल जो हम लोग बचपन से LKG से पढ़ते आ रहे हैं, लंबी सबसे लंबा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, सबसे लंबा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और है टकला मकान, ये गर्म डेजर्ट। टकला मकान गोबी डेजर्ट। देखिए गोबी डेजर्ट ठंडा डेजर्ट क्यों है? अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम आपको पढ़ा दिए, लेकिन अभी उसके एक चीज़ नहीं बताते, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर रहता है, इक्वेटर से आप जैसे देखो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर साइड जाएंगे तो आपको ठंडा पड़ेगा, इक्वेटर के जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको ठंडा पड़ेगा। इसलिए देखिए जो इक्वेटर पे बसे देश है वो गर्म होते हैं, वहाँ के लोग तावा जैसे, तावा से भी काले रहते हैं। जो मार्कर नहीं देख रहे हैं इतने काले रहते हैं इतने। तो इक्वेटर से कौन कौन देश जाता है उस दिन हमने आपको बताया था, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टॉम प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा, इंडोनेशिया, किरिबाती, मलेशिया और मालदीव। सॉरी, तो देखिए ये जो केनिया है ना, केनिया के लोग सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काले लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है अफ्रीका के किस कंट्री में? तो केनिया में। अभी हम जब कंट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको सब एक कंट्री को लेके पढ़ाएंगे ना, कि भूटान, नेपाल, आपके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, सब आपको बताएंगे एक एक चीज़। तो अभी तो हम चाइना का इंटरनेशनल रिलेशन बताना था, तो वही इंटरनेशनल रिलेशन कुछ खास नहीं है, सबसे बड़ी दमनकारी इसकी नीति है, सबसे लड़ाई झगड़ा करके राज हड़प नीति है, राज हड़प नीति है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में कि राज हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये हिस्ट्री में कि लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कितना 36 किलोमीटर शायद चलाई गई थी, पुणे से थाने तक, मुंबई से थाने तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाइना। चाइना का बेटा कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या हुआ? पीओके। देखो पीओके जो था भी, अब पाकिस्तान का जब इंडिया पढ़ाएंगे तो उसमें पीओके बताएंगे, तो आपको बता देते हैं जब पीओके भारत से उसने कब्जा किया ना, तो फिर उसको एक डर लगा रहता था कि कहीं भारत जो पीओके उससे वापस छीन ना ले। तो उसने क्या किया, पीओके में एक गिलगिटिस्तान करके एक जगह है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, उसने वो अमेरिका को भेज दिया। उसके चारों तरफ उसने क्या किया, चाइना को भेज दिया, उसके चारों तरफ की जगह को चाइना को भेज दिया। फिर एकदम कोने में आप आइए तो बाल्टिस्तान में एकदम कोने में एक कोई जगह है, उसको उसने चाइना को गिफ्ट दे दिया। ये सब इसलिए दे रहा था कि अगर भारत उस पर आक्रमण करेगा तो वो तो डैम से हो रहा है, उसको ये चीज़ एकदम पता है, पूरी तरह से पता है कि अगर भारत एक बार हुंकार मार के दहाड़ दिया ना तो हम सब गड़े हुए मिले, ज़मीन में गड़े हुए मिलेंगे। तो इसलिए सोचा कि अगर इन लोगों को हम बेच देते तो ये लोग ऊपर से मुझे किराया भी देंगे, और अगर हम लोग इनको बेच देते तो अगर भारत आएगा घुस के मारने तो चाइना अमेरिका भी आएंगे अपने अपनी चीज़ों को बचाने। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के एकदम नीचे क्या था, एक बंदरगाह जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह।
तो पाकिस्तान ने क्या कहा चाइना से कि आप यहाँ से लेके अपने चाइना तक एक रोड बनवा दीजिए, मतलब नीचे पाकिस्तान के नीचे से ग्वादर बंदरगाह से एक रोड गई है जो कि चाइना के तिब्बत तक आई है, चाइना के तिब्बत तक आई है। तो चाइना ने कहा ठीक है हम बना देते, पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप बना दीजिए, बस आप हमें कर्जा दीजिए, उसका किराया दीजिएगा। तो चाइना का ठीक है, चलो ठीक है दे देते हैं। अब चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ग्वादर बंदरगाह से तिब्बत तक एक रोड बनाया जिसका नाम था रखा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। और वो POK से ले गया है। अब समझ आए POK से क्यों ले गया है कि अरे भैया सड़क चाइना की है, चाइना अपना एक चीज़ नहीं देता है, तो अगर भारत वाले घुसेंगे भी पाकिस्तान में POK लेने तो चाइना सबसे पहले खड़ा रहेगा, सड़किया मेरी है तब मैं तो छू के दिखाओ। तो पाकिस्तान ये सब चीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाया है। बाकी पाकिस्तान अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पाकिस्तान पता क्या है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है लोगों को हंसाने का, लोगों को अपने ऊपर मजाक बनवाने का, सिर्फ और सिर्फ जरिया। अब आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे आप बोर नहीं हो जाएंगे? आप ही बताइए। अभी अजीब अजीब अभी नाम आएगा, होनोलुलु उधर आएगा, चाड, CHAD चाड, अल्जीरिया, निगर, यूरोप में आप चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आ जाएगा नीचे बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अजीब अजीब देश आएंगे तो आप लोग खुद ही बोर हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को बुलाया गया है, वर्ल्ड में पाकिस्तान को जगह दी गई ताकि हम लोग हंसते खेलते पड़े। अभी फ्रांस में क्या हुआ था, अभी हाल ही में एक सीन हुआ था पाकिस्तान में ना, उसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान में एक हाल ही में सीन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक फ्रांस के कोई टीचर थे, लोगों ने उसका गला काट दिया। पाकिस्तान गुस्सा आ गया, कैसे फ्रांस के लोगों ने उस टीचर का गला काटा, हम फ्रांस को माफ़ नहीं करेंगे, हम फ्रांस को माफ़ कर ही नहीं सकते। तुरंत फोन किया अपने उसको विदेश मंत्रालय को, अभी तो फ्रांस से हमारे अपने दूत को वापस बुला लो, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम अभी के अभी हर जो मतलब कंट्री के अपने अपने एक दूत रहते हैं ना दूसरे कंट्री में, तो वापस बुला लो। फिर विदेश मंत्रालय फ़ोन करके पाकिस्तान के इनको बोलता है, क्या नाम है, इमरान खान को, कि कौन सा नशा तुम किए हो, ये बताओ, फ्रांस में हम लोग का कोई राजदूत है? ये पाकिस्तान है। अब आप लोग समझ जाइए, ये पाकिस्तान है कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि उनके किस किस कंट्री में उनके दूत हैं। उनको लग रहा है फ्रांस में भी उनके दूत हैं, गुस्सा के मीडिया में हर जगह अपना इंटरव्यू दे दिया कि फ्रांस से मैं अपने दूत को वापस बुला दूंगा। फिर फोन आता है उनके विदेश मंत्रालय का कि भैया कौन नशा करके आप बोल रहे हो, फ्रांस में तो कोई विदेश मंत्री नहीं है, अपना कोई दूते नहीं गया है। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन है? तो पाकिस्तान इज द सन ऑफ चाइना, पाकिस्तान इज द सन ऑफ चाइना, ठीक है। पाकिस्तान जो इस समय जो है ये जाके चाइना के गोद में बैठा हुआ है। तो ये है चाइना, बस इतना ही है चाइना, और तो कुछ है नहीं। बाकी इसकी जो पॉलिटिकल राजनीति है वही यही है कि दमनकारी रूप से लोगों को डरा धमका के या फिर जिद पे अड़के कि नहीं ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, कोई भी चीज़ हो ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा, यार 100 बार दोस्त हम तो कर रहे हैं। जो ये बोलता है ना कि ये मेरा है, भारत को भी बोलना चाहिए ताकि ये चीज़ें पूरे क्या हो वर्ल्ड में एक मजाक बन जाए। जैसे चाइना बोलता है ना अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मेरा है, भारत को भी एक प्रस्ताव फेंक देना चाहिए कि जो बीजिंग है, बीजिंग के ऊपर वहाँ का जो मंगोलिया मंचूरिया साइड है वो सब भारत का है। बोलो, भारत बोलता है साउथ, चाइना बोलता है साउथ चाइना सी मेरा है, भारत बोलते इंडियन ओशन, इंडियन मेरे नाम से रखा है, इंडियन ओशन मेरा है। चाइना बोल रहा है कि वो भूटान के नीचे एक जगह है सार्कटेंग करके जो भारत साइड में वो इनका है। अगर मान लो तुम ऊपर साइड रहता है ये चाइना है ये भूटान है, तो यहाँ अगर कुछ रहता तो हम लोग मानते कि चलो तुम लोग आपस में भूमि विवाद करा, यहाँ पे एक सार्कटेंग नाम का जगह वो मेरा, मतलब यहाँ तुम्हारा कैसे हो गया यार, तो भारत को बोलना चाहिए ठीक है ये तुम्हारा है, बीजिंग मेरा, अब आओ सीधे बोलो बीजिंग मेरा है। तो ऐसे बोलो, भारत भी ऐसा प्रस्ताव रखे ताकि ये चीज़ें कि ये मेरा है तेरा, ये पूरे वर्ल्ड में एक मजाक बन जाए, ताकि कोई इनको सीरियसली ले ही ना। इनको सीरियसली लोगे बुरा लगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े में ये भैया थोड़े तेज हैं चाइना, हो जाते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप लोग भी चाइना का दमनकारी नीति अपने अंदर आजमा सकते हैं, बशर्ते आप लोग को एक वार्निंग दे दे, आपको रोज़ गालियाँ पड़ेगी, रोज़ मार खाएंगे, रोज़ लात घूसा आपको पड़ती रहेगी।
तब आप अपने पे रखिए कि आपको भारतीयों की तरह भारतीय संस्कृति की तरह हाथ जोड़ के लोगों का स्वागत करना, फिर चाइना की तरह ये मेरा करके रोज पूरे देश भर में लोगों से गालियाँ सुनिए। ठीक है, तो चाइना हो गया। अब हम कल से क्या करेंगे, अब कल से सीक्वेंस में से स्टार्ट करेंगे। कल पहले पेसिफिक क्वेश्चन अभी बाकी ना, पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ाना, पेसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक पढ़ा देंगे। दो तीन क्लास में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एकदम सीक्वेंस से शुरू करेंगे भारत से। भारत पहले आपको पॉलिटिकल मैप पर पढ़ाएंगे भारत का, भारत से पॉलिटिकल रिलेशन किसका, फिर भारत से वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दिया करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।